Now, last but not least, I would like to invite हमारे जो स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर कृपाशंकर चौबे जी। अ, आप अनम्यूट कीजिए। आप डीन हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, महात्मा गांधी राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में। आप अपना वक्तव्य शुरू कीजिए। इस कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय राम बहादुर राय जी, राय साहब के अलावा दो अन्य ऐसे संपादक हैं, पंडित अच्युतानंद मिश्र और हरिवंश जी, जिनके सानिध्य और साहचर्य में मुझे पत्रकारिता करने का सौभाग्य मिला, सुअवसर मिला। और मेरे दो अभिभावक हैं, ख्याति लब्ध साहित्यकार डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी और विजय दत्त श्रीधर जी। प्रभात ओझा के साथ मैंने आज अखबार में काम किया है, तो आप सबको प्रणाम करते हुए, गौड़ साहब आपको भी, जहां श्रीधर जी ने अपनी बात रखी है उसे ही थोड़ा बढ़ा करके बहुत संक्षेप में अपनी बात मैं पूरी करूंगा। गौड़ साहब, मेरी आवाज जा रही है ना? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बहुत क्लियर आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। ऐसा कि मैं थोड़ा उसी अखबार के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेना चाहता हूँ। युगांतर, जैसा कि श्रीधर जी ने बताया कि पहले साप्ताहिक था, फिर साप्ताहिक था। कुछ अंकों में रामधीन ओझा जी के साथ जगदीश नारायण तिवारी का नाम भी संपादक के रूप में छपा मिलता है, और कुछ अंकों के साथ कुमारिल भट्ट जी का भी। और दूसरे पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर जैसे कविता छपती थी, और किस तरह की कविता हम लोगों ने अभी कुछ कविताओं को जब उद्धृत कर रहे थे श्रीधर जी, तो देखा कि किस तरह से कविता को, गीत को, गजल को वो सौंदर्य के पारंपरिक चौखट से निकालकर रामधीन ओझा ने और उनके संपादकीय विवेक ने कैसे स्वदेशी आंदोलन से जोड़ा था, और उसे एक बहुत यथार्थ के खुरदुरे मैदान में ले आए थे। कितना कठिन दौर था। दूसरे पृष्ठ पर उस अखबार में विज्ञापन छपता था, और किस तरह का विज्ञापन, तो अभी मेरे पास जो 15 सितंबर 1924 का अंक है, उसमें दूसरे पृष्ठ पर देश की बात, सखाराम गणेश देवस्कर की बातचीत हो रही थी, उनकी पुस्तक देश की बात का विज्ञापन छपा हुआ है, और माधव शुक्ल की पुस्तक जागृत भारत का विज्ञापन छपा हुआ है। 12 पृष्ठों का वो अखबार था, बाद में 8 पृष्ठों का हुआ। तीसरे और चौथे पृष्ठ पर अग्रलेख और संपादकीय विचार छपता था। 5वें और 6ठे पृष्ठ पर विशिष्ट व्यक्तियों के लेख होते थे, और 7वें से 10वें पृष्ठ तक समाचार होते थे। 11वें और 12वें में विज्ञापन छपता था, और जो 7वें से और 11वें पृष्ठ तक उल्टी गंगा स्तंभ छपता था, समाचार संग्रह छपता था, संपादकीय विचार, और एक लगातार प्राय हर अंक में हम देखते हैं महाराज दुबराव के नाम खुली चिट्ठी, ये अस्थायी स्तंभ थे उसके। युगांतर शुद्ध रूप से एक ऐसा राष्ट्रीय समाचार पत्र था जिसने देश सेवा में लगी हर विचारधारा से अपने प्रत्यय को जोड़ा था। वो कांग्रेस से लेकर के अनुशीलन समिति और तमाम विप्लवियों के प्रति रामधीन ओझा श्रद्धाशील थे। उन्होंने, अब उनकी कितनी श्रद्धा थी हर विचारधारा के प्रति, इसका अंदाजा हम युगांतर के 8 सितंबर 1924 के अंक में एक लेख छपा है शहीद खुदीराम बोस की जीवनी, जो, और उसे छापने के बाद, ये जब वो छपने लगा तो एक ही अंक को छाप पाए, और इस तरह से उन्होंने प्रकाशित किया था। और यह जब छपा तो और इसके जो लेखक थे ब्रज बिहारी बर्मन राय, उनकी असल में किताब आई थी खुदीराम, तो जीवनी का धारावाहिक प्रकाशन उन्होंने आरंभ किया था। और 8 सितंबर 1924 के अंक में छपने के बाद ही उस अखबार को जब्त कर लिया गया, और 15 सितंबर, इसके बावजूद दूसरे जो उसके बाद जो अंक आया युगांतर का, तो 15 सितंबर 1924 के अंक में पृष्ठ 5 पर एक खबर छपी उस अखबार में कि
पुस्तक जब्त, इस शीर्षक से वो खबर छपी, खुदीराम की जीवनी जब्त। अब ये छपने के बाद और फिर उसमें मैंने एक ही किस्त छाप पाए, लेकिन इसके बावजूद जो क्रांतिकारी थे, जो विप्लवी थे, जो देश सेवा में लगे थे, उनकी जीवनियां छापना उन्होंने जारी रखा। और उन्होंने युगांतर के 22 सितंबर 1924 के अंक में यतीन्द्रनाथ मुखर्जी की जीवनी छापी। और लंबा वह लेख, और संक्षेप में एक तरह से उनके पूरे अवदान से वो उन्होंने परिचित कराया। और उसका आरंभ ही उस लेख का उन्होंने किया था युगांतर ने। आज 9 सितंबर के दिन 9 वर्ष पूर्व बंगाली वीर यतीन्द्र मुखर्जी ने देश के लिए सम्मुख युद्ध में प्राण विसर्जन किया था, और उसके बाद से उसे आगे बढ़ाते हैं। तो लेकिन एक तरफ विप्लवी हैं, तिलक के प्रति जो कविता श्रीधर जी ने सुनाई, हम सब सारे लोगों ने, कितनी अद्भुत कविता है वो पूरे तिलक के बारे में। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर राम रहीम ओझा गांधी जी से बहुत प्रेरित और प्रभावित थे। अखबार में सबको जगह देते थे अपने, और उस समय का वो अखबार था जब मतवाला की धूम मची हुई थी। मतवाला भी उसी कलकत्ता से निकलता था, उससे निराला जुड़े थे, सुखजन सहाय जुड़े थे, वो महादेव सेठ जी का अखबार था। तो उसमें गांधी के प्रति हर अंक में गांधी की एक गतिविधि के बारे में विस्तार से उसमें समाचार होता था, और गांधी के प्रति उनकी अनन्य आस्था थी। और सत्याग्रह आंदोलन का खुलकर के समर्थन उन्होंने किया था। 11 जुलाई 1924 के अंक में पृष्ठ 4 पर एक शीर्षक देखिए, गांधी जहां उनका जो पूरा मूवमेंट था उस दौर पर, वह भी अखबार उसमें उसे कवर करता था। तो 11 जुलाई 1924 के अंक में पृष्ठ 4 पर एक शीर्षक छपा है, महात्मा जी का भ्रमण। और उसमें बताया गया है कि शीघ्र ही महात्मा जी भारत का भ्रमण करने के लिए अपने आश्रम से प्रस्थान करने वाले हैं। ऐसे समय पर हम लोगों का यह कर्तव्य है कि महात्मा जी के रचनात्मक कार्य को पूरा करने में अपनी शक्ति को लगावें, ताकि महात्मा जी को हम लोगों के कामों को देखकर विश्वास हो जाए कि अभी भारत उनका भक्त उसी प्रकार से है जैसा कि आज के कुछ दिन पहले था। तो इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह युगांतर के 14 जुलाई 1924 के अंक में राष्ट्रपति शीर्षक टिप्पणी में रामधेन ओझा ने जानकारी दी है कि आगामी राष्ट्र महासभा का वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष बेलगांव में होना निश्चित हुआ है। महासभा के सभापतित्व के लिए देश में कितने ही लोगों के नाम लिए जाते हैं, परंतु प्रायः उनमें प्रत्येक स्थान से महात्मा गांधी जी का नाम लिया जाता है। इससे बढ़कर देश के लिए और गौरव की बात क्या होगी? इसमें किसको आपत्ति होगी कि महात्मा जी राष्ट्रपति न बनवाए जाए? उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए यही शब्द चलता था। युगांतर के 18 जुलाई 1924 के अंक में महात्मा जी का नया कार्यक्रम, इस शीर्षक से एक समाचार प्रकाशित किया गया है, और उसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी यंग इंडिया में अग्रलेख लिखते हुए कहते हैं कि देश के आगे इस समय एक ही प्रभावशाली और शीघ्र फलदायक कार्यक्रम हो सकता है, वह यह कि सभी लोग खद्दर का प्रचार बढ़ाएं, हिंदू मुस्लिम ऐक्य स्थापित करें तथा अछूतपन को मिटाने का प्रयत्न करें। महात्मा अपना विश्वास प्रकट करते हैं कि यदि देश के सभी दल एक साथ इसी कार्यक्रम पर चलें तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य स्थापित हो सकता है। तो इस तरह से अच्छा, गांधी जी की जो लेख उसमें यंग इंडिया में या नवजीवन में छपते थे, तो उसे भी प्रकाशित करते थे, पुनः प्रकाशन होता था। और कई बार, अब जैसे 8 सितंबर 1924 के अंक में युगांतर में एक टिप्पणी छपी है, अंग्रेजों को चेतावनी, न सुधरोगे तो पछताओगे। और वह दरअसल महात्मा गांधी जी के भाषण का समाचार है, और उसमें बताया गया है कि बंबई की सभाओं में भाषण करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों में श्रोताओं को महात्मा गांधी ने समस्त अंग्रेजों को यह आश्वासन दिलाया कि यदि मैंने उनमें से किसी को नाराज किया
तो इसलिए नहीं कि मैं उनसे घृणा करता हूं। तो इस तरह से गांधी की एक 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 उल्लेख कर रहे थे श्रीधर जी। असल में मेरे पास भी ये पूरी फाइल है, और एक लेख कुछ साल पहले मैंने श्रीधर जी को ही दिया था, अंजलि पत्रकार में छपा था, उसका उन्होंने आज उल्लेख भी किया है सोशल मीडिया पर। तो जिस तरह के मुद्दे वे उठाते थे, गांधी जी उनकी समूची गतिविधि 1924 में क्या क्या है, उस पूरी फाइल से पता चल सकता है। युगांतर की समूची फाइल है मेरे पास, और उसका मैं अध्ययन भी कर रहा हूं, और मैं ये प्रस्ताव करता हूं कि वह अध्ययन चाहे तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र या माधवराव सप्रे संग्रहालय प्रकाशित करे। मैं बहुत जल्दी उसे उपलब्ध भी करा सकता हूं। मैं ये निवेदन करना चाहता था कि जिस तरह से वह अखबार विप्लवियों के साथ था, अनुशीलन समिति के साथ था, क्रांतिकारियों के साथ था, और जिस तरह से मैंने, आप देखिए कि कलकत्ता से निकलने वाले हिंदी के दोनों साप्ताहिक किस तरह गांधी के पीछे तन कर खड़े हैं। मतवाला ने भी गांधी के समूचे सत्याग्रह का पक्ष समर्थन किया था, लिख कर किया था। और उसी तरह से युगांतर ने 29 सितंबर 1924 के अंक में एक लेख लिखा, महात्मा जी की तपस्या, और उसमें फिर दो उपशीर्षक हैं, देश भर में घबराहट, शांति सभा का आयोजन। और उसमें बताया गया है कि महात्मा जी के उपवास से देश भर में घबराहट छा गई है, जगह जगह से सभाएं करके तार द्वारा महात्मा जी से कहा जा रहा है कि आप उपवास करना छोड़ दें, किंतु महात्मा जी अपने व्रत में अटल और अचल है। उपवास के 7वें दिन तक आपने चारपाई पर बैठकर 100 गज सूत काटा है। तो इस तरह की अनेक टिप्पणियां हैं, समाचारों में भी एक प्रखरता है। और मैं आखिर में सिर्फ एक टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूंगा, लोकमान्य पर महात्मा जी। अब उसमें ये 11 अगस्त 1924 के अंक में छपा है युगांतर में, और उसमें तिलक के बारे में गांधी जी के विचार प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, जनता पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसा प्रभाव था वैसा उस युग में और किसी का नहीं था। हजारों देशवासियों के वे देवता थे, हजारों आदमियों के लिए उनके मुख का अनेक शब्द कानून था। स्वदेश प्रेम उनके जीवन का एक तंत्र व्यसन था। देश प्रेम के सिवाय उनका कोई धर्म नहीं। वे उनसे ही प्रजातंत्र के उपासक थे, और बहुमत पर कभी कभी इतनी दृढ़ता के साथ विश्वास करते थे कि उन्हें आशंका होने लगती थी। अपनी फौलादों की तरह मजबूत इच्छा शक्ति को वे हमेशा देश प्रीति में लगाते थे। एक इसी तरह से अनेक टिप्पणियां उद्धृत की जा सकती हैं, समय नहीं है। हम लोग 5:30 बजे यह सभा समाप्त होनी थी, 6 बजने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बहिष्कार को लेकर के, विदेशी सामानों के बहिष्कार को लेकर के, स्वदेशी आंदोलन को लेकर के, और उस समय देश सभा में जितने लोग रहते थे उनका एक व्यापक कवरेज करके युगांतर ने और उसके संपादक रामधेनु ओझा ने दरअसल स्वदेशी आंदोलन के प्रति उस समय के पाठकों को, जनता को जगाने का काम किया। तो सामाजिक चेतना के निर्माण में उनका बहुत योगदान रहा। मैं शहीद रामधेनु ओझा की स्मृति को प्रणाम करता हूं, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रति, उसके अध्यक्ष श्रद्धेय राम बहादुर राय जी के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस पैनल में, इतने समृद्ध पैनल में मुझे बोलने का मौका दिया गया। और आप सबको प्रणाम, जितने लोग जुड़े हैं। मुझे तो लग रहा है कि मैं अपने घर में ही कोई आयोजन में हिस्सेदारी कर रहा हूं। बहुत बहुत प्रणाम।